नमस्कार मित्रों, मैं मनोज श्रीवास्तव। संघ शताब्दी वर्ष का आज तीसरा पार्ट। और जैसा कि मैंने स्थापना डॉक्टर साहब ने पूज्य डॉक्टर केशव बलीराम हेगड़ेवार जी ने कैसे बनाया, क्या क्या संघर्ष था, आज मैं आगे बढ़ता हूँ और अपने द्वितीय सह संचालक जी पूजनीय माधव सदाशिव राव गोरखावाल जी के बारे में बताऊंगा, जिन्हें गुरु जी कहा जाता है। अब आगे संबोधन में जब भी गुरु जी का नाम लो तो आप समझ लेना। गुरु जी एक वो प्रतिभावान शख्सियत थे जिन्होंने आज आप पूरा जो विस्तार देख रहे हैं संघ का, उसको गढ़ने का काम गुरु जी ने किया था। गुरु जी महाराष्ट्र से निकले, BHU काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी काशी में उन्होंने शिक्षा ग्रहण किया और शिक्षा ग्रहण करते ही उन्होंने पढ़ाने का भी कार्य किया। पढ़ाते वक्त ही उन्हें गुरुजी कहना शुरू किया गया और गुरुजी नाम से प्रचलित हुए। और काशी में ही पूजनीय डॉक्टर केशव बलीराम हेगड़ेवार जी से उनकी मुलाकात हुई। लेकिन उस वक्त वो संघ के बारे में थोड़ा सा समझने में उन्हें वक्त लगा। उन्होंने कहा कि मैं बताता हूँ, और ऐसे उनको जोड़ने में RSS के में भैया जी, दादाजी का बहुत सबसे बड़ा योगदान था। और अब सफ़र करते हैं उनके सरसंचालक काल में, जो 35 वर्ष का कार्यकाल रहा। इस पूरे कार्यकाल में उन्होंने जो योगदान किया, जिस प्रकार से हिंदू के अंदर मातृ भूमि के प्रति, अपने सनातन के प्रति जागृत करने के लिए जो विस्तार किया, वो अद्भुत है। आजकल के बच्चों को मैं ये बना ही इसलिए रहा हूँ कि वो लोग अधिक से अधिक जान सकें, क्योंकि इस संघ ने पहले प्रचारित करने का पे पाबंदी थी। आज भी बहुत छूट तो नहीं है, लेकिन जानना चाहिए इतिहास। और बड़ा संघर्ष पूर्ण इनका सफ़र रहा। और बंटवारे के समय में 5 अगस्त 1947, आज़ादी के चंद 10 दिन पहले, इन्होंने कराची में 1 लाख स्वयंसेवकों के साथ उन्होंने कार्यक्रम किया। और उन्होंने बताया कि 15 आज़ाद होने जा रहा है, उसके बाद यहाँ पे रह रहे हिंदुओं के साथ उन्हें क्या करना है। और यकीन मानिए कि उनका उस उद्बोधन के बाद बंटवारे के समय में स्वयंसेवकों ने जिस प्रकार से हिंदू घरों में लोगों को बचाया, सहयोग किया, उसकी कहीं वो विशेषण ज़्यादा नहीं मिलता है, लेकिन वो संघ की किताबों में उसमें है, वो स्मरणीय है। आज जो थोड़े बहुत वहाँ से बच पाए, वो हमारे स्वयंसेवकों की ही वजह से बच पाए। उन सभी आत्मा को मेरा नमन। उन्होंने अपनी प्राण की आहुति लगा दी, लेकिन लोगों को बचाने में, बच्चों को बचाने में, औरतों को बचाने में बहुत हद तक कामयाब हुए। उसके बाद सफ़र आगे बढ़ता है, देश की आज़ादी का समय आ जाता है। उस समय में भी गुरुजी का, जब कश्मीर के राजा हरि सिंह स्वतंत्र राष्ट्र की मांग पे अड़ गए थे, ऐसे समय में पटेल जी के कहने पे गुरुजी हरि सिंह जी से मिले और उनको बताया कि आप वो दृश्य नहीं देख पा रहे हैं जो भविष्य का होने जा रहा है। और उनके कहने पे ही कश्मीर का विलय भारत में हुआ। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। 40 आज़ादी के बाद तुरंत ही हैदराबाद भी नवाब ये करने लगे थे कि वो भी पाकिस्तान से मिलना चाहते हैं। उन्होंने गोला हथियार भी खरीदना चालू कर दिए थे। और उन्होंने एक अपनी सेना, अपनी पुलिस को ये आज्ञा दिया
कि जितने भी मर्द हैं इनको या तो इस्लाम में कन्वर्ट कर दिया जाए या इनका सर कलम कर दिया जाए। औरतों के साथ जो दरिंदगी किया, और वहाँ पर सबसे पहले आरएसएस के स्वयंसेवक गए, उन्होंने उसकी रिपोर्ट भारत सरकार को दिया, और फिर हैदराबाद का 1948 में विलय होता है। इसी प्रकार गोवा की आज़ादी में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक बहुत बड़ा योगदान था। उनका ये आंदोलन था, उनके स्वयंसेवकों की कुर्बानी के वजह से आज गोवा भी हमारे पास है, और इन सब का नेतृत्व पूज्य गुरु जी के द्वारा ही संचालित हो रहा था। दुर्भाग्य था गांधी जी की हत्या में गुरु जी का नाम लिया गया, लेकिन जैसे निष्पाप थे और वो एकदम खरे सोने की तरह उस कलंक से निकलने के बाद गुरु जी की स्थिति थोड़ी सी वो हो गए थे कि उनके ऊपर भी ऐसा आरोप प्रत्यारोप लगाया गया। उसके बाद सफ़र चलता है, और 1950 में 1951 में भारत का पहला आम चुनाव होने की तिथि आती है, जिनमें से मंत्रिमंडल में नेहरू जी के श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी थे, और कश्मीर के विलय को लेकर वो बहुत द्रवित थे, और इसी कारणोंवश उन्होंने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया, और वो गुरु गोविंद जी के पास जाते हैं और उनसे राजनीतिक दल के लिए बनाने की अनुमति मांगते हैं। अब पहले तो गुरुजी ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि आरएसएस का काम व्यक्ति निर्माण है, व्यक्ति चरित्र है, और हम इस पे ही कार्य कर रहे हैं, हमारा राजनीति से कोई लेना देना नहीं। लेकिन श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के बार बार आग्रह पे वो करके वो चले गए। बाद में इनको समझ में अपने लोगों से राय मशवरा के बाद उन्हें लगा कि नहीं, सदन में भी हमारी आवाज़ को उठाने वाला कोई व्यक्ति होना चाहिए। तो जनसंघ की स्थापना हुई, जो आज भारतीय जनता पार्टी है, जो आरएसएस की राजनीतिक विंग है, और उस पार्टी को चलाने के लिए गुरुजी ने कुछ अपने स्वयंसेवक दिए, और वो स्वयंसेवक कौन है मैं आपको बताता हूँ। दीनदयाल उपाध्याय जी, सुरेंद्र सिंह भंडारी जी, नानाजी देशमुख जी, बलराज माधोक जी, ये मुख्य स्वयंसेवक थे। उस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी जी बहुत युवा थे, लाल कृष्ण आडवाणी जी भी बहुत युवा थे, ये उनके बाद की श्रेणी में आते थे। ये लोगों को उन्होंने जनसंघ बनने दिया, और उसके बाद आप जानते हैं कि उसमें कुछ सीटें ज़्यादा तो नहीं जीत पाए, थोड़ी बहुत सीटें, लेकिन हम हस्ताक्षर भारतीय राजनीति में जनसंघ का हो चुका था। मुखर्जी जी के उस वक्त निजी सचिव अटल बिहारी वाजपेयी जी निजी सचिव के तौर पे कार्य करते थे, और जिस प्रकार से कश्मीर के अंदर उनको उस वक्त कश्मीर में जाने के लिए लाइसेंस लेना पड़ता था, परमिशन लेना पड़ता था। उनका ये कहना था कि मेरा अपना ये राष्ट्र है, अपने राष्ट्र के अंदर हम परमिशन लेके जाएं, ये उचित नहीं है। खैर, ये किसी दिन और व्याख्यान हम बताएंगे कि मुखर्जी जी का कैसे हत्या की गई, वो एक लंबा एपिसोड था। उसके बाद वैन कई बार आरएसएस पे लगा, 1948 में, 1975 में, 1992 में, और इतने संघर्षों से निकलने के बाद आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इस कगार पे पहुंचा है कि विश्व का सबसे बड़ा संगठन बन पाया।
गुरु जी के ही नेतृत्व में मजदूर संघ बना, गुरु जी के ही नेतृत्व में विश्व हिंदू परिषद बना, गुरु जी के ही नेतृत्व में विद्यार्थी परिषद बना, गुरु जी के ही नेतृत्व में किसान मजदूर संघ बना और विभिन्न प्रकार के लोगों को जोड़ने का प्रयास गुरु जी के ही कार्यकाल में किया गया। आज गुरु जी की बातें, चूँकि 35 वर्ष का कार्यकाल है, बहुत लंबा कार्यकाल है, जितनी भी बातें की जाए उतनी कम है। और एक सारांश में मैंने आपको आज गुरु जी को याद करते हुए गुरु जी के बारे में बात बताया। आज संघ शताब्दी वर्ष मनाने जा रहे हैं हम लोग, तो हमें इनके बारे में जानना, हमारे बच्चों को इनके बारे में जानना, हमारे लोगों को इनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी था। नमस्कार बंधु, आपका अपना मनोज श्रीवास्तव। वंदे मातरम। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।